नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और बात करेंगे आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की, जिस पर सियासत भी हो रही है, सवाल भी उठे हैं और बवाल भी हो रहा है। संविधान कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन जब कानून ही धर्मों के लिहाज से अलग अलग बना दिया गया हो तो फिर क्या कीजिए। हमारे देश में क्रिमिनल लॉ सभी को एक नजर से देखता है, मगर सिविल लॉ अलग अलग कर देता है। इसीलिए कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। क्या यूं कहिए कि आखिरी वादा जो अब तक पूरा होना बाकी है। यूसीसी के तहत ऐसा कानून लागू करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है जो सभी नागरिकों को समान रूप से लागू होगा, फिर चाहे उनका धर्म, लिंग, जाति कुछ भी हो। इसे लेकर सुगबुगाहट दोबारा बढ़ी है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रणय कह रहे थे कि सुगबुगाहट बढ़ी है, ये बढ़ी क्यों है समझिए। हुआ ये है कि लॉ कमीशन ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है और उस पब्लिक नोटिस जारी करने के बाद ऐसा हुआ है कि अटकलें इतनी तेज हो गई कि जो साल 2024 आ रहा है उससे पहले ही, यानी कि 2024 के चुनाव से पहले ही समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा। अब सालों से इस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। आपको याद होगा संविधान सभा में बहस हुई थी, 1948 की बात है वो। लेकिन कहा जा रहा है कि अब मुहर लग सकती है, जो अब तक नहीं लगी है वो अब हो सकता है। तो अब सवाल ये कि आखिरकार पेच कहां फंसा है, समाधान क्या है और क्या ये जिस यूसीसी की बात कर रहे हैं क्या ये जरूरी है और इसके आने से क्या बदलाव होंगे। आज अगले 2 घंटे में ये पूरी तस्वीर आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे और हमारे साथ में मेहमानों का एक बड़ा पैनल यहां पर मौजूद होगा। पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता, समाज को समझने वाले जो जानकार हैं वो हैं, जो यूसीसी के नुकसान और फायदे का जो गूढ़ा गणित है वो सब आपको बताएंगे। मगर जो शुरुआत है वो करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, एक बड़ी खबर कि एबीपी न्यूज के पास उस प्राइवेट मेंबर बिल की कॉपी है जो राज्यसभा में पेश हुआ था। प्राइवेट मेंबर बिल जिसके अंदर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता से बांधने वाले उस कानून का मसौदा, वो प्राइवेट मेंबर बिल जो राज्यसभा के अंदर यानी उच्च सदन में रखा गया था। आपको बता दें, राज्यसभा में अगर कोई भी बिल पेश होता है तो वो हमेशा के लिए जो सदन है उसकी धरोहर हो जाता है, उसे कभी भी रिवाइव किया जा सकता है। और इसीलिए राज्यसभा में इसे पेश किया गया, क्योंकि लोकसभा में पेश बिल जो है वो लोकसभा के कार्यकाल के बाद खत्म हो जाता है। और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्राइवेट मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल आमतौर पर जो है वो सांसद अपनी तरफ से पेश करते हैं और इसे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पेश किया था। यह बिल दिसंबर 2022 को किरोड़ी लाल मीणा ने यह बिल पेश किया था। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है उसको आप समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जिनका अभी प्रणय जिक्र कर रहे थे, उन्होंने ये बिल पेश किया था और दिसंबर 2022 को किरोड़ी लाल मीणा ने इस बिल को पेश किया था। बड़ा हंगामा होता, आपको याद होगा, अखबारों की सुर्खियां बनी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया एक्ट 2020 इस नाम से जाना जाएगा, ये इस बिल में लिखा था। और बड़ी बातें आपको बता रहे, सारे देश में लागू होगा ये एक्ट। ये कहा गया था हर नागरिक के लिए एक कॉमन लॉ होगा जो सब पे लागू होगा। एक बड़ी बात यह भी कही गई थी कि एक्ट लागू होने के 6 महीने के भीतर ही केंद्र एक कमेटी बनाएगा और उस कमेटी का नाम होगा नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी। ये उस कमेटी का नाम होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार और लागू करना ये इसी कमेटी की जिम्मेदारी होगी जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। और ये इसमें बाकायदा मेंशन है कि आखिरकार इस तरह से एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी बनाएगी और ये पूरे देश में लागू होगा। अब देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बिना किसी भेदभाव के शादी, आप एक एक मसले समझते जाइए, जो हम कह रहे हैं हम समझाएंगे आपको है क्या। शादी, तलाक, उत्तराधिकार, एडॉप्शन, गार्जियनशिप और जो संपत्ति का बंटवारा होता है, हर चीज पर लागू होगा, बिना किसी भेदभाव के लागू होगा। और जितने भी नागरिक हैं उन सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसका जिम्मा होगा जो कमेटी बनाई गई थी, इसका हमने भी जिक्र किया, उसका नाम है नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी। ये कमेटी ही इसको इंश्योर करेगी। अब बड़ी बात यह है कि हम जिस कमेटी की बात कर रहे हैं, ये कमेटी संविधान का अनुच्छेद 14 है, आप जानते होंगे, मूल अधिकार के तहत आता है। और मूल अधिकार पहला मूल अधिकार है जो कि समानता का अधिकार की बात कहता है। इसको यह कमेटी सुनिश्चित करेगी।
दूसरा मसला है कि नेशनल ये जो कमेटी है, ये कमेटी यूसीसी के क्रियान्वयन में लैंगिक समानता, इनकी जेंडर इक्वलिटी का ध्यान रखेगी। जो अधिकार औरत को होंगे, मर्द को होंगे, वही अधिकार औरत को होंगे, ये खास बात होगी। जो पर्सनल लॉ है वो धार्मिक किताबों पर आधारित कानूनों से पर जो पर्सनल लॉ हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि जो धार्मिक किताबें हैं उन पर जो कानून बनाए गए हैं, जो पर्सनल लॉज हैं उनको रिप्लेस करके एक यूसीसी लाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये लिखा है इस प्राइवेट मेंबर बिल में, ये इसका हिस्सा है। बिल्कुल अभिषेक, और आपने पूरा खाका जो है वो विस्तार से समझाया, यानी आपने भूमिका तैयार कर दी। और अब आपका तारुफ करवाते हैं, आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ जो विशेषज्ञ पैनल मौजूद है जिसके अंदर पार्टियों के प्रवक्ता हैं, विषय के जानकार हैं। सबसे पहले शिवम त्यागी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके प्रवक्ता हैं, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, साथ ही आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हैं, और सुबुह खान भी हमारे साथ होंगी जो वकील हैं, सैयद कासिम रसूल इलियास जो मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, ये सैयद जब्बार राजनीतिक विशेषज्ञ, ये तमाम बड़ा पैनल इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, समझाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सियासत क्यों हो रही है, बवाल क्यों हो रहा है, और इसको लेकर सवाल आखिर क्यों खड़े किए जा रहे हैं। अगर देश में एक संविधान है, एक कानून है और सब नागरिक बराबर हैं, तो फिर एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्यों नहीं हो सकता है। मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगा शिवम त्यागी आपका। बीजेपी इस प्रस्ताव को लेकर आने वाली है, ये आपने सबसे पहले इस चीज को अपने मैनिफेस्टो के अंदर रखा, और मैनिफेस्टो के बाद अब आप इसे लागू कर रहे हैं और इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल क्या खड़े हो रहे हैं? आपने तो कोई सवाल नहीं पूछा। मुझे लगता है कि जो सवाल है उन सवालों के लिए ही लॉ कमीशन ने कहा है कि अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप इस बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो जाइए सजेशन दीजिए, लिखिए। अगर आपको लगता है एक ड्राफ्ट में आपके द्वारा लिखी गई कुछ चीजें होनी चाहिए तो आप वहां पर जाकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिस तरीके से मैंने तमाम रिपोर्ट्स में कल से देख रहा हूं, विरोध इस स्तर पर हो रहा है कि जैसे कि पूरा ड्राफ्ट ही सबको पता है। कोई कह रहा है मुस्लिम विरोधी है, कोई कहता है खतरा है, कोई कहता है संविधान इधर हो गया, कोई कहता है कि ऐसे कैसे देश चलेगा। तो अगर उनके कोई सवाल आपके पास है तो आप पूछ लीजिए। ड्राफ्ट हमने रखा है सामने, मैं आपको बता दूं एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव ड्राफ्ट देश का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है उत्तराखंड में, उसका एक्सक्लूसिव ड्राफ्ट हमने रखा है और हमने पूरा बताया है कि उसमें क्या क्या है। लेकिन शिवम सवाल ये है ना, आप कह रहे हैं सवाल खड़ा नहीं हो रहा, सवाल क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? सवाल टाइमिंग को लेकर खड़ा हो रहा है। 1948 से जो बहस चल रही है, आप उसको 2024 में लाकर के क्यों लागू करना चाहते हैं? ये आपको इस समय जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि 58 साल हम सरकार में नहीं थे। आप और पिछले 2 साल से सरकार में कौन है? वही तो आता हूं। 2014 में कौन जीता है? 19 में आपने सवाल पूछा, मैंने सुना, अब आपको मुझे सुनना पड़ेगा। 58 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी। जब पिछली बार अटल जी की सरकार थी, जाहिर है कि तमाम तरह की चीजें थी, गठबंधन की सरकार थी। दूसरी बार जब हम सरकार में आए तो तमाम चीजें करते आ रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। और जहां तक बात डिले की है, ये तो मैं खुद मानता हूं इस बात को कि ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, जल्दी होना चाहिए। लेकिन लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पहले आ चुकी है, हाँ? उसके बाद इंतजार क्यों? लॉ कमीशन तो यही सजेस्ट करने के लिए बनाया गया था। लॉ कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन दे दी, इसका मसौदा सामने रख दिया। उसके बाद किस बात का इंतजार बीजेपी कर रही थी? क्या चुनाव का इंतजार? अब मुझे एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए ये सब करना पड़ेगा क्या? 370 जब हटाया, अब आपको सुनना पड़ेगा। अभिषेक 370 जब हटाया तब कहा चुनाव है भाई, इसी वजह से कर रहे हैं। 3 तलाक जब हटाया, चुनाव है जी बस इसीलिए कर रहे हैं। हर डिसीजन पे भारतीय साफ कर दीजिए, चुनाव कैसे को लेना है? आप मुझे साफ कर दीजिए। जवाब मिलते हैं आप 30 सेकंड ले लीजिए, आप 30 सेकंड, लेकिन मुझे 30 सेकंड जरूर दे दीजिए। 30 सेकंड में फिनिश कर। आप बोल चुके, अब उनकी भी राय ले लें, फिर आऊंगा ना आपके पास। नहीं, आपने बोलने अरे उधर सवाल नहीं है। मृत्युंजय तिवारी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो शिवम कह रहे हैं, ये तो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि ठीक है अभी तक नहीं किया, अब कर देंगे। मेरा आपसे सवाल है कि सिद्धांततः आपको एतराज क्या है? जितनी बातें हमने रखी हैं सामने, इसके पूरा डिटेल हमने दिया, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बहस कर रहे हैं, हम डिटेल देके बोरा बहस कर रहे हैं। ये कानून कहता है जो उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है कि संपत्ति में बराबरी होगी, उत्तराधिकार में बराबरी होगी। ये कहता है कि तलाक के ग्राउंड सेम होंगे, जो शादी की आयु है वो बढ़ा दी जाएगी। तो कहीं कोई भेदभाव हो ही नहीं रहा, तो दिक्कत क्या है आपको? जो अधिकार है वो तो छीना जा रहा है। ये अधिकार क्या देंगे? खाक। कौन सा छीना जा रहा है? जो बीजेपी 9 वर्षों से जो अधिकार था देश के नौजवानों का, किसानों का, पहलवानों का, वो तो दे ही नहीं पा रहे। यूसीसी बात नहीं करेंगे। 21वां विधि आयोग ने क्या कहा था आप बताइए? पिछला जो 2018 में 21वां विधि आयोग ने कहा था ये गैर जरूरी है।
और 22वें ने क्या कहा? फिर हमने 22वें ने क्या कहा? 21वें को मानेंगे, 22वें को नहीं 22वें को नहीं मानेंगे आप? तो पिछले को नहीं मानेंगे आप? नहीं तो इस वाले को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बिल्कुल माना, उस समय को माना, अब नहीं माना। टाइमिंग एक चीज की जरूरत पहले थी और आज नहीं है, आज है, पहले नहीं थी। अनुराग भदौरिया से देखिए, उस समय उधर भी ले लेते हैं। 2019 में चुनाव था। अनुराग भदौरिया, टाइमिंग से प्रॉब्लम है, भदौरिया, UCC से प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी बीजेपी से है। अच्छा उधर भी ले लेते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, यूसी से प्रॉब्लम है या बीजेपी से? अरे बीजेपी और कांग्रेस आरजेडी छोड़ यूसीसी में देश समाजवादी पार्टी नहीं है, कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? ये देश कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? हर क्षेत्र में तो विविधता कैसे खत्म हो जाती है बताइए? आप मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे पे बात करिए। यही ना मुद्दे पे मुद्दा आप रहे हैं। यहाँ बात भदौरिया। यूसीसी की कर रहे हैं ना, नवाज समान नागरिक संहिता की बात कर रहे भाई, हैं। हम समान पूछ रहे नागरिक हैं। संहिता पे आपकी पार्टी का विरोध किस चीज को लेकर है? हमारा- और रोजगार का मुद्दा अलग है, सरकार में अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग अपने अपने कानून और प्रावधान के अनुसार काम कर रहे हैं ना। जब हमारे देश में आप सबको पता है कि पूरे सब लोग, सब धर्म के लोग, सब लोग क्षेत्र के आधार पर भी सब लोग अलग अलग मानते हैं जी। और राज्यों में भी आप सुनिए ना भाई, आप तो बेचैन हैं। धर्म के इनका कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। इनको टारगेट करना है, जो इनका मूल मंत्र रहा है। ये तो फिर वही हिंदू और मुस्लिम को लेकर के ही बात करेंगे। हमारा कहना है कि आप बताइए 21वां विधि आयोग क्या हिंदू और मुसलमान मैं पे बोलूंगा तो जो बोलता है, देश में पूछिए बाकी दिक्कत धर्म क्या लोग है? हैं, उन पर लागू नहीं हो रहा क्या? देश में तो हर धर्म का व्यक्ति है, अगर सबके लिए बराबर है कानून। मृत्युंजय, अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया, मुझे एक बात बताइए और सीधा सा मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी यूपी को मैं अच्छी तरह से देखता हूं कि अखिलेश यादव को क्लियर कहते हैं कि भाई हक जो है वो मिलना चाहिए लोगों को, ये उन्होंने कई अपने भाषण में कहा है। तो अगर बराबरी का हक दिया जा रहा है इस यूसीसी से, तो आपको कोई दिक्कत है क्या? पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं मैं, आपका दिक्कत नहीं है। दिक्कत सभी पूरे देश को इस बात की है कि सुबह 10 बजे से किस बात पे चर्चा शुरू हुई है, जब चुनाव आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है वो राजनीतिक है। इसमें कौन सी नीयत? ये जो यूसीसी लाने की जो बात कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक है। अच्छा। अगर इनको करना होता, 9 साल से इनकी सरकार है। हाँ। इन्होंने कितने सारे फैसले बिना विपक्ष की सहमति से किए हैं। हाँ, हाँ। कितने सारे किए। नोटबंदी बिना किसी के पूछे कर दी थी। तो अगर इन 9 सालों में कर देते तो आप सहमत होते? इन 9 सालों में कर देते तो आप सहमत होते? आपको दिक्कत है, अब क्यों कर रहे हैं? नहीं था ना। अबे फिर वही बात करते, अरे कर देते तो इन्होंने 2 करोड़, इन्होंने बोला था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दे दिया क्या? रोजगार मेन मुद्दा रोजगार, महंगाई जिससे भागना चाहते हैं, आपको भी उलझा रहे हैं और हमें भी उलझा रहे हैं। इस पे बात ना की जाए, सही मुद्दों पे चर्चा ना हो जाए, इस पे बात ना की जाए। सुन लीजिए मेरा, ये आपको भी उलझा रहे हैं, मीडिया को भी उलझा रहे हैं, हमें भी उलझा रहे हैं, जनता को भी उलझाना चाहते थे कि किसान की इनकम दुगनी के हम सवाल पूछेंगे, चुनाव आने वाला है, इनके पास जवाब नहीं है। इनसे पूछेंगे महिला पहलवानों के साथ अन्याय क्यों हुआ, इनके पास जवाब नहीं है। इनसे पूछेंगे कि आपने महंगाई क्यों कमर तोड़ कर दी है, इनके पास जवाब नहीं है। इनसे पूछेंगे कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हुई, इनके पास सुने, इनके पास जवाब नहीं है। ये भी शिक्षा ये भी पॉलिटिक्स है, ये जो कर रहे हैं ये भी पॉलिटिक्स है कि आप इस मुद्दे पे बात ही मत कीजिए। बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं। सुबह 10 बजे से तैयार हो गया, आप किस पे बात करनी, चलो हो गया, भूल जाओ जो महंगाई बेरोजगारी खत्म हो गई। एक बात बताइए, सवाल है भाई क्या हो गया इस देश को? भाई असली मुद्दों पे जो आदमी परेशान है, कपड़े पहनना और खाना खाना दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। ये बताइए, या तो कपड़े पहनेंगे नहीं तो खाना खाएंगे, देखिए दोनों चीजें सुबह 10 बजे, मेरी बात सुनिए, सुबह 10 बजे से कब आपने महंगाई की चर्चा की? इतना हमारे साथ अनुराग भदौरिया, आप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, आप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आचार्य विक्रमादित्य, आप बताइए, ये जो इतनी देर से कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं महंगाई बात कीजिए, बेरोजगारी बात कीजिए, ये तब ये बात ज्यादा करते हैं अनुराग भदौरिया जब जो मुद्दा है उनके मुताबिक नहीं होता। ये हमने कई बार देखा है, वरना ये हर मुद्दे बात करते हैं। मेरे ख्याल से अनुराग भदौरिया यूएसए के मुद्दे पर भी कई बार बात कर जाते हैं, लेकिन इस समय जो चाह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बात की जाए। आचार्य विक्रमादित्य, आप मुझे बताइए, इनके सवालों का जवाब दीजिए कि आखिरकार इस समय क्यों ला रहे हैं, क्लियर कीजिए इस बात को। देखिए, मुझे बड़ा विचित्र लगा आज अनुराग भदौरिया जिस प्रकार से चीख रहे हैं, जब हिंदुओं पर कार सेवकों को गोली चल रही थी तब ये चुप बैठे, तब ये चुप बैठे। बोली क्यों नहीं बोलेंगे भाई? जब आप ये बोल रहे हैं, आज ये बात कर रहे हैं यूसीसी की, जब हिंदुओं पर गोली चलती है तब ये चुप हो जाते हैं और कहते हैं लगातार और गोली में और क्या होगा। और आज जब यूसीसी की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, इस समय एक बड़ी बात हो रही है
बड़ी खबर आ रही है, तुरंत अभी लौट रहे हैं आपके पास में। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर ये है, देखिए किस तरह से चीजें बदल रही हैं। हैदराबाद के मौलाना की मोदी को चुनौती, सरकार को कभी भी यूसीसी लागू नहीं कर पाएगी, ये कहा है मौलाना पीर अली कादरी ने। बड़ा बयान दिया है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर रही है बीजेपी। ये सीधा सा आरोप लगाया है कि बीजेपी भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर रही है और मोदी सरकार कभी भी यूसीसी लागू नहीं कर पाएगी। ये हैदराबाद के मौलाना की चुनौती है, यानी कि लगातार रिएक्शन आ रहे हैं और जो रिएक्शन आ रहे हैं वो इस मुद्दे को और भी ज्यादा हवा दे रहे हैं। मौलाना पीर अली कादरी का ये बयान है कि सरकार कभी भी लागू नहीं कर पाएगी, भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर रही है बीजेपी। तो ये इस तरह से देखिए बहस लगातार आगे बढ़ रही है। हमारे साथ में मेहमान और जुड़ रहे हैं। सुबह पहले सुनते हैं कि कह क्या रहे हैं। साहब, जहाँ तक के सवाल कॉमन सिविल कोड का है, एक ज़माने से बीजेपी ये बात कह रही है कि हिंदुस्तान भर में कॉमन सिविल कोड को नाफिज करेंगे, लेकिन मेरे बात ये समझने नहीं आ रही कि कॉमन सिविल कोड नाफिज होगा कैसे, क्योंकि ये एक कॉमन सिविल कोड का जो मसला है जो मुसलमानों से सिर्फ जोड़ा जाता है, ये कतई गलत है। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। देखिए, मुसलमानों की जो मजहबी आज़ादी है वो तो हमारा अपना संविधान हमें उस बात की इजाज़त देता है और हम वो अपने संविधान के दायरे में रहते हुए अपने मज़हब के हम प्रैक्टिसेस करते हैं। अब रहा कि पर्सनल लॉ, तो सब मुसलमानों का सिर्फ पर्सनल लॉ नहीं है ना, क्रिश्चियंस का भी पर्सनल लॉ है। आप इंडिया में कॉमन सिविल कोड ला ही नहीं सकते। हिंदू मज़हब में अगर आप देखेंगे तो कितने चीज़ें हैं, आप बताइए मुझे, कितनी तहजीबें हैं हिंदूज में। नॉर्थ की अलग है, साउथ की अलग है, उनके पास शादी का तरीका अलग है, इनके पास शादी का तरीका अलग है। कहाँ से ला सकेंगे आप कॉमन सिविल कोड? लेकिन जोड़ते हैं लाके मुसलमानों से। तो सुना आपने किस तरीके से मौलाना पीर अली कादरी कह रहे हैं कि यह भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। हमारे साथ सुबही खान भी जुड़ गई हैं। सुबही, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। आपने सुना ना मौलाना साहब को क्या कह रहे हैं वो, ये बदनाम करने की साजिश कैसे है? अगर ये समान नागरिक संहिता है या वाकई में इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा है? देखिए, मुझे तो सबसे पहले तो ये लगता है कि मुस्लिम समाज को अपनी जो धार्मिक लीडरशिप है उसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। किस तरह के मौलानाओं को, किस तरह के स्कॉलर्स को हमने कमान दे दी है अपने मज़हब की कि वो कुरीतियों को और अपराध को भी इस्लाम का नाम दे देते हैं। मैं बार बार एज अ मुस्लिम भी एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिला सम्मान की बात करते थे, वो फेमिनिस्ट मानती हूँ मैं उनको। और आज मुस्लिम समाज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप क्या कर रहे हैं? हैदराबाद के ही है ना मौलाना साहब जिन्होंने बोला है। राष्ट्र जागरण अभियान में हम लोग प्रवास करते हुए पहुंचे हैदराबाद, वहां हमें पता चला कि अरब से 70 80 साल के बूढ़े शेख आकर 12 साल की मुसलमान बच्चियों के साथ निकाह करते हैं शरिया के नाम पर, और कहते हैं कि जब एज ऑफ प्यूबर्टी हो जाती है, यानी कि किसी बच्ची को जब मासिक धर्म होने स्टार्ट हो जाए तो वो निकाह करने लायक हो जाती है। आप मुझे बताइए 21वीं सदी में एक लोकतांत्रिक देश में शरिया के नाम पर ये लोग पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं। भाई, छोटी छोटी मुसलमान बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं आप इस्लाम के नाम पर, और आप ये ठेकेदारी करते हैं कि मुसलमान बदनाम हो रहा है। कोई सरकार, कोई संगठन, कोई व्यक्ति मुसलमान को बदनाम नहीं कर रहा है। मुसलमान को बदनाम ये इस्लाम के ढोंगी आशिक कर रहे हैं जो अपनी मुसलमान बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम सही मामले में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं तो सबसे पहले हमें उन मासूम बच्चियों को बचाना चाहिए जिनका शोषण हो रहा है हमारे मजहब के नाम पर। मनन करिए जाकर कि आप एक छोटी सी टिप्पणी में आपकी चाहूंगा। सुबही खान लॉयर भी हैं, कानूनी पक्ष भी है। ये जो तमाम मुद्दे हैं इसके अंदर धार्मिक मामला तो है ही नहीं, ये तो समान नागरिक संहिता का मामला है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने इस चीज की दलील दी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, बहुत समय से इसकी मांग चली आ रही है। आखिर विरोध क्यों फिर इसका? देखिए, बात विरोध का नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे है। उनकी राजनीतिक, जब चुनाव 2024 में आने वाला है, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में थे, 9 साल से इनकी सरकार है, 9 साल से 2018 में एक बार लेके भी आए,
फिर उन्होंने मुद्दा को फिर अपने हिसाब से सेट किया। देर से आने को आप दुरुस्त आना नहीं मानते? बात सुनिए, नहीं, मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता से और देश से कोई लगाव नहीं है, सत्ता से लगाव है। वो हर चीज सत्ता को देख के करते हैं। समाजवादी पार्टी को नहीं है? नहीं, समाजवादी पार्टी लोग तो एक्सप्रेस पे बनाने वाले लोग हैं। हम लोग तो सत्ता में नहीं आना चाहते। नहीं, हम लोग तो विकास की राजनीति कर, हम नेगेटिव राजनीति करके सत्ता में नहीं आना चाहते। हम देश का विकास और देश की असली मुद्दों पे बात करके सत्ता में आना चाहते हैं। हम जनता के मुद्दों पे अच्छा, पहले जो है ना इस चर्चा के अंदर दर्शकों को जरा पॉइंट भी बता दें कि आखिर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में है क्या। पॉइंट तो सुन लीजिए, बात पूरी दो। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी। क्या हो गई? मेरा सवाल पूछ रहा हूं। क्या नहीं सुन लीजिए, मुद्दा तो सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे बात होने दीजिए। पहले जनता की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आपने समाजवादी की बात की तो समाजवादी जो विचारधारा बता रहा हूं। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की तो क्या दी? क्या मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। नहीं मिल गई क्या? बीजेपी ने दे दिया क्या 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देने की बात? आपके पास में जरा मेरे सहयोगी विवेक से जान लेते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या मुद्दे हैं। जरा पॉइंट तो देख लीजिए, क्या क्या मुद्दे हैं इसके अंदर। हो सकता है इससे आप बेहतर डिबेट कर पाए। बेहतर डिबेट हो रही है। प्रणय और अभिषेक जिस चर्चा में है वहां पर जितने ज्ञानी हैं और प्रवक्ता हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या होने वाला है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो वहां पर क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा? लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी ताकि वो ग्रेजुएट तो जरूर हो जाएं, इतनी पढ़ाई वो कर लें, ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद उनकी शादी हो। दूसरा बदलाव क्या होगा? ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन के सरकारी सुविधा बंद होगी ताकि कानूनी स्तर पर किसी भी शादी को रजिस्टर किया जा सके। तीसरा जो बदलाव होगा वो क्या होगा? पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार उपलब्ध होंगे। फिलहाल पर्सनल लॉ बोर्ड में ये अलग अलग कानून है ताकि अधिकार ना मारा जाए। पति को भी उतना ही अधिकार, पत्नी को भी उतना ही अधिकार। चौथा पॉइंट, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक। जो पॉलीगैमी होती है, मतलब एक जो पति है वो 2-3 शादियां कर सकता है, उस पर रोक लगा दी जाएगी अगर यूसीसी आए तो। पांचवा बदलाव क्या होने वाला है? उत्तराधिकारी जो है, जो पांचवा बदलाव है वो अब मैं आपको बता दूं, यूसीसी के तहत जो पांचवा बदलाव यह होगा कि जितने भी उत्तराधिकार में लड़के और लड़की को बराबर की हिस्सेदारी मिलती है, पर्सनल लॉ बोर्ड में वो लड़के के शेयर ज्यादा होते हैं, लेकिन जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो दोनों को एक बराबर अधिकार मिलेगा। छठा क्या होगा? नौकरी पेशा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। यह बड़ी समस्या है, कई परिवारों में ऐसा देखा गया है। अब जब यह कानून लागू हो जाएगा तब जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और जो भरण पोषण जो है माता पिता, बूढ़े माता पिता का, वो भी करना होगा। अगला जो बदलाव होने वाला है, पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता का सहारा बनेगा पति। यूसीसी लागू हो जाएगा तो ये आएंगे समाज में बदलाव, क्योंकि ऐसे कानून के प्रावधान यूसीसी में किए जाएंगे। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा। प्रक्रिया आसान और कर दी जाएगी ताकि कानून के तहत जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बदलाव का। 9वां बदलाव क्या होने वाला है? हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। यूसीसी के बाद लिव इन रिलेशनशिप, उसमें डिक्लेरेशन देना होगा, मतलब एक प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। बच्चे के अनाथ होने पर जो अगला बदलाव है, गार्डियनशिप की प्रक्रिया जो है वो आसान कर दी जाएगी। पति पत्नी में झगड़े होने पर बच्चे की जो कस्टडी है वो ग्रैंड पेरेंट्स, जो उसके दादा दादी या नाना नानी है, उनको दी जाएगी। और जो सबसे आखिरी है, जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी। यूसीसी आता है तो इतने सारे बदलाव होंगे। अब चलेंगे हम सीधा उस स्टूडियो में जहां हो रही है चर्चा। अभिषेक। बिल्कुल शुक्रिया विवेक, सारी बातें सामने रखने के लिए। और देखिए जवाब सब हमारे साथ मौजूद हैं, सारी बातें सामने आ गई। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, आपने सारी बात देखी? आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूं जवाब साहब, सारी बात देखी आपने? क्या ऐसा है जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है? ये बहुविवाह ठीक नहीं है, जो इसमें कहा गया है कि उस पर रोक लगेगी, तलाक का समान अधिकार ठीक नहीं है, जो अडॉप्शन की बात है वो ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है बताइए मुझे। इसका पॉलिटिकल पस मंजर तो जानता हूं और पॉलिटिक्स के ऊपर ही बात करूंगा। देखिए, दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता। एक मिनट रुकिएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सैयद कासिम रसूल इलियास, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अभी आपको स्पोक्स पर्सन भी बनाया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। इलियास साहब, बहुत ही स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपसे मेरा पहला सवाल ये कि आप लोगों ने इसकी मुखालफत की है, कल बाकायदा आपने प्रेस रिलीज जारी की है। मेरा आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आखिरकार मुखालफत कर क्यों रहे हैं? आपको पता है इसमें क्या क्या होने जा रहा है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि यूसीसी की जरूरत क्यों है। यूसीसी का प्रावधान जो है आर्टिकल 44 में है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सारी और बातें कही गई है, हुकूमत को उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात कही गई कि शराब बंदी होनी चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया कि अमीर और गरीब के दरमियान खाई को पाटा जाना चाहिए, और बहुत सारी बातें जो आवाम के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए, वो सबको छोड़कर बीजेपी को सिर्फ एक ही इशू नजर आता है, वो है यूसीसी का। फिर दूसरी बात ये है कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, उसमें आर्टिकल 25 और 26 है, जिसमें जितने धार्मिक यानी हिंदुस्तान के जितने धर्म हैं और जितनी संस्कृतियां हैं, उन सबको फंडामेंटल राइट के तहत में आजादी दी गई है। तो ये यूसीसी जब भी आएंगे तो आप फंडामेंटल राइट पे इंक्रोचमेंट करेंगे। तीसरी बात ये है कि तीसरी बात ये कि ये यूसीसी सिर्फ एक समाज को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये तमाम समाज को प्रभावित कर रहा है। यूसीसी के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बात सामने आई है। देश की पहचान है बहुधर्म, यह कहा गया है, और बहुसंस्कृति। सरकार ऐसा कोई कानून ना बनाए, यानी पर्सनल लॉ 2024 में यूसीसी का इस्तेमाल करना बीजेपी का मकसद है। यूसीसी की ना जरूरत है ना ही अहमियत, यह कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के खिलाफत में बयान दिया है। उसकी तरफ से कहा गया है कि देश की पहचान बहुधार्मिकता है, बहुसंस्कृति है, और सरकार ऐसा कोई कानून न बनाए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ हो। बिल्कुल। और देखिए, ये जो मुद्दा उठ गया है, इस मुद्दे पर सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय रख दी है। जो हमारे साथ में सियासी मेहमान है वो भी मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया, आप बहुत देर से महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा आप समाजवादी व्यक्ति हैं, राम मनोहर लोहिया को मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं राम मनोहर लोहिया को? बोलिए जोर से बोलिए ना। मानता हूं, उसपे पूछने की बात है। बोल रहे हैं, मैंने कहा बोलिए। आपको मालूम है कि अच्छा, आप लोहिया साहब ने वकालत की थी, लोहिया साहब ने वकालत की थी कॉमन सिविल कोड की, ये बात पता है कि नहीं आपको? सवाल पूछिए ना। आपको पता है कि नहीं? सवाल तो पूछो। यही सवाल है। क्या आपको पता है कि राम मनोहर लोहिया ने वकालत की थी कॉमन सिविल कोड की? आपको जानकारी है? बोला था, वही इसलिए पूछ रहा हूँ, सवाल आप सही नहीं पूछ पा रहे। उन्होंने बोला था अंग्रेजी कानून जो बने हुए हैं वो खत्म होने चाहिए। अलग अलग जो कानून बने हुए हैं, अरे भाई, कॉमन सिविल कोड की वकालत की थी कि नहीं उन्होंने? बात कर लूं मैं। नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जवाब ही दे रहा हूं, उसी पे तो आ रहा हूं। उन्होंने कहा अलग अलग कानून जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, अंग्रेजी कानून, ये देश के अंदर में खत्म होने। सुनिए मेरी बात ना, आप घुमाइए नहीं। शिवपाल सिंह यादव का बयान है भाई, शिवपाल सिंह यादव का बयान है कि आप इसके हक में आइए। शिवपाल सिंह यादव आपके नेता, बात तो सुनिए। शिवपाल सिंह यादव ने ये बात कही है। अनुराग भदौरिया, आप मुद्दे पे आइए। बोलने दोगे कि आप ही बोलोगे? आपने सवाल पूछ लिया, मुझे समय दो ना। बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था लोहिया जी ने कि अंग्रेजी कानून जो हमारे देश के अंदर में बने हुए वो खत्म होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि समाज के अंदर में, उनका शब्द सुनिएगा, जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उन निचले तबके को लोगों को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। समाज के अंदर सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2014 में, सुन लीजिए, और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो है पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई बिल लेके आना चाहती है तो आप बिल लेके आइए, विपक्ष को भी बुलाइए। भदौरिया को यही समस्या है कि 2014 में क्यों नहीं लागू किया? शिवम त्यागी ये मान रहे हैं कि लोहिया जी ने ऐसा कहा था, और इनको समस्या है कि 2014 में क्यों लागू किया, क्यों लेट क्यों कर दिया आपने? वो पूछ चुके हैं, बाकी सब पूछ चुके हैं। मेरा सबमिशन ये है, सबसे पहले इस देश को क्या चाहिए, नहीं चाहिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर समाजवादी नहीं तय करेंगे। मेरे देश को क्या चाहिए, इस देश की संविधान सभा में कहा गया, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा, नेहरू जी ने कहा कि इस देश को इस कॉमन सिविल कोड एक समय पर लाना पड़ेगा। आर्टिकल 44 कहता है कि जब भी लगे, सरकार जब भी इस स्थिति में हो, पर अभी क्यों मुद्दे पे मौका आ रहा हूं सर, अब सबको इतना टाइम देते हैं, 30-40 सेकंड। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वर्डिक्ट्स में 7 बार ये कहा है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। शाहबानो के केस से आज हम 2023 में खड़े हैं। अब आपका मामला है, आपने कहा कि टाइमिंग ऐसी क्यों? मेरा सिर्फ एक बात का कहना है, इस देश की सरकार ने पिछले 9 साल में तमाम ऐसे बड़े मुद्दों को सुलझाया है, सॉल्व किया है, जो इस देश के लिए जरूरी है। अब आप उनको चुनाव से बड़ा मुद्दा क्या है? एक बार इधर महंगाई से बड़ा मुद्दा तो समाधान ही नहीं हुआ। किसान का मुद्दा समाधान नहीं। जवाब साहब बोलिए, ये भी बात पूरी करें। 10 सेकंड आपको क्यों चाहिए? बड़ा मुद्दा रोजी रोटी नहीं मिल रही है आपको, कहां मिल रही है? किसको मिल रही है? आप भूखे हैं? अरे आप 5 किलो चावल 4 किलो आटा में आपने लाइन में लगा दिया। आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं। शिवम त्यागी, आप पहलवान महिला
न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। आज के देश में भी शोभी खान के पास जाते हैं। शोभी खान, ये जो लड़ाई चल रही है, आपको लगता है कि महिलाओं का हक इसमें माना जा रहा है क्या? लड़ाई चल रही है। अनुराग भदौरिया, शिवम त्यागी, शोभी खान सुन लीजिए। कैसे? देखिए, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि देश की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अगर कोई कानून आ रहा है तो उस पर भी लोग बैठकर अपनी धार्मिक और राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पॉक्सो एक्ट का एग्जाम्पल दे रही हूं, आप लोगों को समझ नहीं आता है? 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है शरिया के नाम पर, आपके दिमाग में इतनी सी बात घुसती नहीं है? आप लोग एक सेकंड बीच में मत काटिए। हिंदू मुसलमान में डिबेट करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। आप बोलिए। की चिंता नहीं है। अरे जवाब साहब सुनिए, छोड़ करके ये छोड़ के जाना क्या होता है? डिबेट छोड़ करके जमा साहब पे कोई बात नहीं कर रहा है, डिबेट छोड़ के नहीं जा रहे हैं। यही में रहते हो, बाकी समस्या सुबी खान, दिक्कत यही है। पाकिस्तान में ये मुझे बताइए, बांग्लादेश का यूनिवर्सिटी कोड है और यहाँ बैठ के अरे भैया, इस देश में रहोगे, बात कर रहे हैं, संविधान का विरोध करोगे? तर्क का संविधान का विरोध करने के लिए आप आ गए। संविधान के लिए यूसीसी है। देखिए, आर्ग्यूमेंट तो रखे जाओ इस देश के अंदर, आर्ग्यूमेंट तो रखिए, देश भी विरोध करेगा। अनुराग भदौरिया, अपनी बात रखिए आप। अनुराग भदौरिया, तुझे तुम्हारी बारी बारी से अपनी बात रखिए। आइए आप आइए, मेरी बात प्लीज पूरी आइए आइए। मुद्दे बात को अगर आप धार्मिक गुरुओं को ही कराना है तो फिर हम नहीं, हम धार्मिक तिवारी पार्टी का देखिए, मेरी बात सुनिए। धर्म देखिए है ना, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, मुद्दे पर बात जनता के लिए बात होगी। आप इधर उधर की बात कैसे कराएंगे, इतना समझ नहीं। मेरा सीधा सवाल आपसे है, मेरा सीधा सवाल इस चीज को लेकर है कि क्या ये दोनों चीजें रिप्लेसेबल है? खाना खाना, कपड़े पहनना, दोनों जरूरतें हैं। देखिए, खाना सुनिए, रोजगार भी जरूरत है और समान नागरिक अधिकार होना चाहिए, ये भी एक जरूरत है। क्योंकि एक विकसित देश के अंदर अगर आप विकासशील देश विकसित बनना चाहता है, वहां पे सभी नागरिकों को अधिकार मिलना चाहिए, इसमें आपका भी विरोध नहीं है। भदौरिया जी, तो खुद कह रहे हैं कि देर क्यों कर दी, जल्दी लाना चाहिए। हम क्या मैं कह रहा हूं कि इनको लाना ही आना नहीं है, ये माहौल को खराब जल्दी लाना चाहिए ना। ये लाने वाले नहीं है, इनकी सरकार 2014 से। आप देखा 2024 में इनका डब्बा गोल होने वाला है। देखा जनता अपने मुद्दों पे टिकी हुई है, जनता इनसे पूछ रही है भाई किसान कहाँ गया, किसान की बात करो तो किसान की बात टाइमिंग का मुद्दा उठा रहे हैं कि टाइमिंग की बात कर रहे हैं। सुबी खान, अपनी बात रखिए, आप बात रखिए अपनी। देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बात कर रहे हैं अपराध की और अभी जो पैनलिस्ट उठ के गए हैं, आप लोग अपराधों को और कुरीतियों को इस्लाम से क्यों जोड़ देते हैं भाई? क्यों जोड़ते हैं? अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता है, अपराधी होता है। मैं चली जाऊं क्या? मुझे एग्जाम्पल तो देने दीजिए। एक मिनट, देखिए, मैं ये जाने की बात मत कहिए। अरे मेरी बात सुनिए। सरकार और विपक्ष, उसमें आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। विपक्ष ने इसे बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा करार दिया है। कांग्रेस ने इसे असल मुद्दों से भटकाने का आरोप मढ़ दिया इसको लेकर के, और यहां तक कि लेफ्ट और टीएमसी ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया है। तो पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होता जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी और आरएसएस का चुनावी एजेंडा है, और इसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि उनको लगा कि 5 गारंटी जो हमने कर्नाटक में दी वो पूरी नहीं होगी। हम तो अक्षरश पूरी कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कर्नाटक की सारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा चालू हो चुकी है, और बाकी भी जो भी 4 योजनाएं हैं वो अक्षरश लागू करने के लिए आधा से ज्यादा काम भी हो चुका है। हो सकता है अगले सप्ताह 2-3 और योजनाएं अक्षरश लागू कर दी जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी फंसती है तो उनके पास तो एक ही एजेंडा है, पोलराइजेशन। दिल्ली में यूसीसी की बात करो, बेंगलोर में एंटी कन्वर्जन की बात करो, और हम दिल्ली में बात करेंगे रोजगार की, महंगाई को खत्म करने की, और बेंगलोर में बात करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण की। इसके एजेंडा में, हम बीजेपी के एजेंडा में नहीं जाने वाले, ना देश जाने वाला। तो कांग्रेस के आरोप हमने आपको बताया, कांग्रेस किस तरीके से इस मामले को लेकर हमलावर है, बीजेपी पर सियासी एजेंडा और स्टंट करने का आरोप लगा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बात की मेरे सहयोगी प्रशांत ने, क्योंकि विपक्ष के इस वार पलटवार के बीच में बीजेपी किस तरीके से दलील दे रही है, जरा उसे भी सुनिए।
जब से लॉ कमीशन ने लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी है, तब से ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। इस पर सियासत भी जारी है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। सर, ऐसा लगता है कि आपकी सरकार फाइनली यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रही है। क्या लागू करने की इसको तैयारी है? देखिए, मैं एक चीज़ मैं देखता हूँ, समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार के ये क्रिमिनल कम्युनल कारीगरों की करतूत फिर से एक बार शुरू हो गई है। और आज देश में जो कॉमन सिविल कोड को लेकर के चर्चा हो रही है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, मैं मानता हूँ पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा से लेकर के और सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट तक के दिशा निर्देशों को लेकर के देखें तो एक तरफ जो है वो कॉमन सिविल कोड को लेकर के बेचैनी रही है और दूसरी तरफ कुछ क्रिमिनल और कम्युनल करतूत वाले लोगों का बवाल रहा है। तो एक तरफ बेचैनी और दूसरी तरफ बवाल, और जिसका नतीजा रहा कि आपको याद होगा कि 1984 में जिस वक्त की कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, अप्रॉक्सीमेट 414 सीटें थी लोकसभा में, उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का एक शाहबानों के मामले में फैसला था और एक बहुत ही स्वर्णिम मौका था, एक बहुत ही गोल्डन टाइम था, जिस वक्त की जो गलतियां कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के समय कुछ लोगों के दबाव में हुई उसको हम करेक्ट कर सकते थे और देश को कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे ले जा सकते थे। तो कांग्रेस वहाँ चूक गई उसी समय। कांग्रेस ने वो बहुत बड़ा एक काला अध्याय है और कांग्रेस उस समय कुछ कट्टरपंथियों, कुछ कठमुल्लाओं के सामने घुटने टेकने के दबाव में उसने जो है वो उस जो निर्णय था उसको निष्प्रभावी किया और कॉमन सिविल कोड की दिशा में के सफ़र में एक बहुत बड़ा रोड़ा और बहुत बड़ा कांटा। तो मुख्तार अब्बास नकवी का यह बयान इशारा कर रहा है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, यानी कि जम करके सियासी घमासान हो रहा है। और इस बीच में यूसीसी पर मौलाना इमरान हसन सिद्दीकी, जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज से बात की है और उन्होंने यूसीसी को गलत करार दिया है। उनकी बात सुनते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना इमरान हसन सिद्दीकी मौजूद हैं। मौलाना साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है और उत्तराखंड में अब वो स्थिति आने वाली है जब इसे बहुत जल्द लागू किया जा सकता है। इसका फाइनल ड्राफ्ट भी तैयार होने को है। क्या विचार रखते हैं आप यूसीसी को लेकर? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और तमाम लोग उस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन उसमें भी देखा जाता है कि एक क्रिमिनल लॉ होने के बावजूद भी कई जगह जो है वो उसकी असमानता मिल रही है कि जो गरीब हैं उनको नहीं मिल पाता, जो पैसे वाले हैं उसका मिसयूज़ कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी कानून बने, लेकिन कानून का जो है सही तरीके से सबके ऊपर समान रूप से लागू हो, ये एक बड़ी चीज़ होती है। अब एक यहाँ अभी एक कानून बना नहीं, अब कानून बनाया जा रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें ली जाएंगी। पूरे हिंदुस्तान में तमाम भाषाएं हैं, तमाम कल्चर हैं, तमाम रिलीजन हैं और यूनिफॉर्म में मतलब आप उनकी पर्सनल चीज़ कैसे ज़िंदगी गुजारें, उनकी कैसे शादियां हों, कैसे उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, कैसे उनकी जो है जायदाद में कैसे मियाँ बीवी रहें, ये एक पर्सनल चीज़ है जो हर धर्म में, हर मान्यता में, हर कल्चर में अलग अलग है। तो ये देखिए, ये जो आपने सुना है रिएक्शन, ये रिएक्शन बता रहा है कि किस तरह से कितना गहरा रिएक्शन आ रहा है। हमारे साथ में कुछ और मेहमान जुड़ के उनका परिचय करा दूं। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ में प्रोफेसर भुवन भास्कर जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में जो बाकी मेहमान हैं उनको भी आप देख रहे हैं, वो मौजूद है हमारे साथ में। और एक बार शुरुआत करते हैं और जो जवाद साहब मौजूद है हमारे साथ। अभी प्रणय मुझसे कह रहे थे कि ये पिछली बार अपनी बात नहीं कह पाए थे, थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे। तो जवाद भाई, मैं चाहूँगा कि आप एकदम नाराज़ ना हो और अपनी बात कहें। मैं पूरा आपको टाइम दूंगा, बस आपसे गुजारिश मेरी एक ही है कि आप मुझे बस ये बताएं कि कॉमन सिविल कोड का हमने पूरा ड्राफ्ट चला दिया कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। आपको एहतिजाज किस मुद्दे पर है, किस मुद्दे पर विरोध है, मुझे वो मुद्दा बता दें आप, ताकि हम बहस को आगे ले जा सकें। ठीक है, देखिए इसका पहले तो पॉलिटिकल एक पस मंजर है, वो मैं बता दूं। देखिए, दिया जब बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत है, तो ये आखिरी फड़फड़ाहट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि उनको पता है कर्नाटक के अंदर भी इन्होंने यूसीसी का मुद्दा छेड़ा, मुंह की खाई। उससे पहले हिमाचल के अंदर इन्होंने यूसीसी का मुद्दा छेड़ा, मुंह की खाई।
देखिए, आप एक्सपेरिमेंट भारत के साथ करते चले जा रहे हैं। कभी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं नोटबंदी के नाम पे, अर्थव्यवस्था पे चोट हो जाती है बगैर किसी से पूछे और बगैर विपक्ष की सलाह लिए। फिर आप 3 कृषि कानून बिल लेकर के आते हैं, भारत के ऊपर चोट होती है, किसानों के ऊपर चोट होती है। अब यूसीसी का मुद्दा लाने के पीछे का पस मंजर सुनिए। भारत एक खूबसूरत मुल्क है जहां डाइवर्सिटी इतनी है, तरह तरह के कल्चर हैं, तरह तरह के पहनावे हैं, तरह तरह के खाने हैं। और आपको बता दूं 556 रियासतों को मिला करके आचार्य जी, पे आ रहा हूं, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए उनको। अच्छा बोलने दीजिए, मैं हूं ना, मैं सवाल पूछने के लिए हूं ना, मैं हूं ना पूछने के लिए। आप बोलिए, अपनी बात रखिए, ब्रेक करते हैं। आप बोलिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, भारत जैसा 556 रियासतों को मिला करके भारत जैसा एक खूबसूरत मुल्क बनाया गया। ये भारत की अखंडता में एकता की जो बात कही गई है, वो भारत की अखंडता के लिए यूसीसी एक खतरा है। ठीक है, जवाब साहब, अगला सवाल लेते हैं। जवाब साहब, आपने अपनी बात कह दी है। देखिए, यही मेरा सवाल है अनिला सिंह, मेरा सवाल यही है। देखिए, आपने भी मेरा सवाल सुना होगा। मैंने ये पूछा था कि आप मुझे एक चीज का जिक्र करके बता दें कि आखिरकार यूसीसी में क्या ऐसा है जो आपको, जिससे कि आपको एहतिजाज है, जिससे आपको विरोध है। और जवाब साहब ने वो छोड़ के सब बता दिया। अनिला सिंह, क्या मुद्दा यही है कि यूसीसी के ऊपर कोई बात नहीं करता है, उसके चारों तरफ हर कोई बात करता है? कि यही असली दिक्कत है इस मामले में? मेरी सबको राम राम। और अभी मैं जवाद साहब को सुन रही थी और वो कह रहे थे कि दिया जब बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है। तो मैं इनको बता दूं कि साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि यूसीसी का जिक्र जो है, यूसीसी की जो चर्चा है इसलिए हो रही है क्योंकि 24 में चुनाव है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया करें। 21 में भी लॉ कमीशन ने इसके ऊपर पूरी एक अपनी तकरीर करी थी और एक स्टार्ट किया था पूरा प्रोसेस। दूसरी बात, आप मुंह की खाने वाली बात कर रहे हैं। भाई 1991 से तो हम लगातार अपने मैनिफेस्टो में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ये मैनिफेस्टो में डालते चले। और कितनी बार हमने मुंह की खाई पर हमने अपने मैनिफेस्टो से नहीं निकाला। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है कि जो केवल, मैं आपके बीच में बोली थी, नहीं, मेरे में बहुत ज्यादा तमीज है, वही तमीज थोड़ी बहुत आपके अंदर भी मैं देखना चाहती हूँ। तो मैं केवल ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पर फड़फड़ाने की बात तो बिल्कुल नहीं। जो फड़फड़ा रहे हैं वो फड़फड़ाते रहें। शायद टीवी चैनल पे आने का 1-2 मौका यही मिल जाता है जब राम मंदिर की चर्चा होती है, जब सीए की चर्चा होती है, 370 की चर्चा होती है और यूसीसी की चर्चा होती है। जब मेरा देश आज़ाद हुआ था, ये तभी आ जाना चाहिए था। BR अम्बेडकर साहब बिल्कुल चाहते थे कि ये हिंदू कोड बिल के साथ ये भी आए, परंतु तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी ने हिंदू कोड बिल तो लेकर आ गए, क्योंकि हिंदुओं पे तो डंडा चलाना बड़ा आसान है ना। कहीं पे भी डंडा चला दो, बेचारे मान जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं बदलाव को। परंतु ऐसे भी धर्म है जिसके धर्मगुरु बैठे रहते हैं और बदलाव को बिल्कुल चाहते नहीं। एक बात आप बार, मैं आप ही से आ रहा हूं, आप बार बार हिंदू का जिक्र कर रही हैं, यही मुझे समझ में नहीं आता है। कॉमन सिविल कोड की बात होती है, आप हिंदू का तर्क लेके क्यों बैठ जाती हैं? ये मोटिव क्या है? मैंने हिंदू कोड बिल की बात, आपने हिंदू की बात, हिंदू कोड बिल, हिंदू की भाई, उसमें हिंदू भाई की बात की आपने। नहीं, हिंदू कोड बिल में सिख भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, पर नाम उसका हिंदू कोड बिल था। अब मैं उसको कोई और नाम तो दे नहीं सकती हूँ। तो दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे ये बता दीजिए क्यों नहीं आए यूसीसी, क्यों नहीं आए? इस देश में जब एक संविधान है तो सारे कानून क्यों नहीं एक से हैं? आईपीसी जब सबके लिए एक जैसी हो सकती है तो सिविल के कानून क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर इतिहास से क्या कर रही है गुजरात के अंदर आपकी सरकार, क्या कर रही थी? जवाब साहब, ये दलील जो है, अगर लेट भी कोई चीज हो रही है, जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची वहां अगर बिजली अभी पहुंच रही तो गलत तो नहीं हो रहा ना? नहीं, आपको बता गलत तो नहीं हो रहा ना? जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंच रही, सड़कें नहीं पहुंच रही, अच्छी बात है। एक देश एक विधान एक संविधान की बात हो रही है ना। मुफ्ती शमून कासमी साहब जो है, सर मैं आप पे आना चाहूंगा। आप सर्वधर्म जो एकता संघ है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये तो सभी धर्मों के लिए समानता की बात हो रही है। ये बात हो रही है कि नागरिक कानून जो है वो सबके लिए समान होने चाहिए, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो एक है, जो सीआरपीसी है वो सबके लिए बराबर की तरह है। तो अगर नागरिक समान संहिता होती है तो इसमें क्या असमानता आ जाती है, क्या खराबी आ जाती है? हाँ, मैं सबसे पहले असल में ये उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यक्सा सिविल कोड के लिए वहाँ कमेटी बनाई और उसके सुझाव भी आए हैं और उनके जो इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ें भी क्लियर हुई। मैं आज स्वच्छता के और राजनीति में ईमानदारी को लाने वाले श्री भगत सिंह कोश्यारी मेरे गुरु हैं, मैं उन्हें आज जन्मदिन की पहले बधाई देता हूं इस चैनल के आपके माध्यम से, और कहना चाहता हूं कि समानता, बराबरी
ये होनी चाहिए। और जो लोग ये बात कहते हैं कि यूसीसी से हमारे कहीं मजहबी, हमारे अकायद या हमारी पूजा पद्धति या हमारी इबादत यहाँ कहीं मुतासिर होगी, वो गलत कर रहे हैं। लॉ कमीशन ने एक ऐलान किया है कि हम सबसे सुझाव लेंगे, उन्हें सबको अपने सुझाव देना चाहिए और हम भी लॉ कमीशन को अपने सुझाव भेजेंगे कि जिससे हमारी अनेकता में एकता और राष्ट्रीय एकता व अखंडता मजबूत हो। और मेरा ये मानना है कि यूसीसी आने तो दीजिए, आप उससे पहले ही क्यों आप परेशान हो रहे हैं? इसलिए कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अभी नौ मुंतखब सदर से भी ये बात कहना चाहूँगा, मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब, पहली बार एक ज़मीन से जुड़ा हुआ एक मौलवी आया है। मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो कौम को और मुल्क को एक अच्छा रास्ता बताने का प्रयास करेंगे, ना कि मुखालफत बराए मुखालफत हो। अगर मुखालफत बराए मुखालफत होगी। भास्कर जी हमारे साथ भी मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मुफ्ती साहब, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आप जो कौम की बात कर रहे हैं, अनिला जी ने बात की, उन्होंने हिंदू कोड बिल का जिक्र किया, वो बिल्कुल एक मसला था, लेकिन साथ में हिंदू का भी जिक्र हुआ है। ये भुवन भास्कर साहब, आप मुझे बताइए कि जो एक शेर नहीं है कि तय करो किस और हो तुम, आप किधर खड़े हैं? आप इस बिल के साथ हैं या इस बिल के खिलाफ हैं? अगर मुझे आप इस बात का जवाब दे दें तो हम आगे का सवाल कर सकेंगे कि आप इसके साथ हैं। जब ये बिल आएगा, पार्लियामेंट में वो सूरत आएगी, आप इसका सपोर्ट करेंगे या इसकी आप मुखालफत करेंगे? भास्कर साहब। अभिषेक जी, आज ये समान नागरिक संहिता पे आपने मुझे बुलाया है। पहले तो बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पार्टी का स्टैंड है, क्योंकि हमें जो सरकार की जो मंशा है उस पर बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। धार्मिक विद्वेष फैलाना इस बिल के बहाने सरकार की भावना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पहले भी 3 साल पहले भी ये प्रयोग हुआ था, पहले भी राय कमीशन ने मांगी थी, विधि आयोग ने मांगी थी, लेकिन फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया और आज फिर दोबारा 1 महीने का समय दिया, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूं अभिषेक जी, तो मैंने पूरा इसका अध्ययन भी करा है। इसमें ऐसा क्या है कि जो धार्मिक विद्वेष फैल जाएगा? मुझे क्लियर बताइए ना आप। ये इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रहे हैं कि धार्मिक विद्वेष फैलाने की मंशा है? इसमें बहुविवाह पर रोक की बात की गई, उससे धार्मिक विद्वेष फैल जाएगा। इसमें तलाक का सेम ग्राउंड की बात कही गई है, उससे फैल जाएगा। इसमें उत्तराधिकार की बात, एडॉप्शन की बात कही गई है। बहुविवाह रोकने की कौन सी बात है जिससे धार्मिक विद्वेष फैल जाएगा? मुझे एक मुद्दा आप बता दें। और मैं अभिषेक की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा भुवन भास्कर साहब, कि इसके अंदर बेटे और बेटियों के लिए उत्तराधिकार के जो कानून है उनमें समानता की बात की गई है। शादी के लिए उम्र जो है वो ग्रेजुएशन के बाद होनी चाहिए, ये बात की गई। नहीं, पढ़ने लिखने की बात है, घर में बेहतरी की बात है। तो आप ये बताइए कि आप उस चीज का क्यों विरोध कर रहे हैं जो लोहिया जी ने जिसका समर्थन किया, आप उस चीज का क्यों विरोध कर रहे हैं जिसका समर्थन बी आर अम्बेडकर ने किया? अभिषेक जी, प्रणय जी, मैं बहुत मतलब दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं, जो संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो हमें इकाई हनन दिखाई देता है और जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये जो भारत की जो विविधता है उस पर हमला है, इसलिए सभी पर कानून थोपा जाए, संविधान के साथ खिलवाड़ हो, धार्मिक आस्था जो निजी कानून होते हैं। छोटा सा स्पष्टीकरण, छोटी सी बात ये कि इसमें कहीं नहीं लिखा कि आप कौन से मजहब का पालन करें। ठीक है, धर्म की बात जो है, धर्म व्यक्ति का निजी अधिकार है, वो तो इसमें सुरक्षित है। संविधान के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ और ना इससे कोई बदलाव आने जा रहा है। एक सवाल जी सरकार से आप भुवन जी अपनी बात पूरी कर लें। निजी कानून जो है वो धार्मिक आस्था पर आधारित होते हैं, इसलिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना किया जाए। जो शरिया कानून है वो 1400 साल पुराना है, क्योंकि यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है। बड़ी बात कह दी और आपने। 73 साल पहले धार्मिक आजादी सरकार उनसे छीन रही है। जवाब सुन लीजिए, आचार्य कुमार जी जवाब दीजिए। इन्होंने शरिया कानून की बात कर दी है। भाई साहब, जब हिंदू मैरिज एक्ट कोड बिल आया था तो उसमें एक बात बताइए, हमारे यहाँ शादी का जन्म जो 7 जन्म का माना जाता है। उसके बाद भी रीति रिवाज के हिसाब से दो जमा साहब बोल लेने जरा, बीच में टोकने की बोलिए, आप बोलिए, सुन लो आप। साथ हमने हिंदू कोड बिल एक्सेप्ट किया कि जिसके अंदर आज व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर आपका संबंध नहीं बन रहा है तो उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलने का अधिकार है। हमने एक्सेप्ट किया और समाज हिंदू धर्म ने एक्सेप्ट किया। और उस वक्त नेहरू जी ने वहां कहा फ्लोर के अंदर कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बहुत जल्दी लाने का प्रयास करें। मुझे बताइए, यहाँ 2 मुस्लिम व्यक्ति खड़े हैं, मुझे बताइए इसके अंदर कहां बात की गई कि आपको निकाह नहीं करना है, अग्नि के फेरे लेने हैं? या कहीं कहा गया क्या? कहीं इस बात को कहा कि आपके रीति रिवाज बदलने का प्रयास किया जाए? मुझे बताइए कहां इनमें से दोनों में से कोई व्यक्ति क्या 5 विवाह करता है, 4 विवाह करता है? इनमें से दोनों व्यक्ति कोई, इनमें से कोई हलाला करता है? मौलाना साहब बैठे हैं, मौलाना साहब ने कभी हलाला किया?
आपको जब इसका विरोध ही नहीं है तो फिर काहे का विरोध कर रहे हो भाई? जब आप कहते हैं कि बाकी बहुत विवाह आप नहीं करते हैं, स्त्रियों को अधिकार आप देने हैं, तो आपको विरोध किस बात का विरोध कर रहे हैं? जबरदस्ती इस देश में कहते हैं आग लग जाएगी, कहां आग लगी भाई? आप तो हर चीज में आग लगने की बात करते हैं। आप तो कहते हैं 370 हटा दोगे, आग लगा देंगे, उसके बाद आपने कहा यूसीसी लाओगे, 1961 से युवा के अंदर चल रहा है। आप सब लोग पब्लिक लाइफ में हैं, जरा मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि यूसीसी को लेकर लोगों की राय क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। और एबीपी न्यूज ने इसकी कोशिश की, लखनऊ पहुंचे और वहां दारुल उलूम नदवा से हमने बात की और बात की ये जानने की कोशिश की कि यूसीसी को लेकर लोगों का आखिर क्या कहना है, उनकी क्या राय, जरा वो भी सुनिए। उत्तराखंड में यूसीसी के ब्लूप्रिंट की खबरें एबीपी न्यूज पर हैं। क्या कुछ ब्लूप्रिंट में है, क्या कुछ यूसीसी में रहेगा, उसको लेकर जो सूत्रों के जरिए एबीपी न्यूज को खबर मिली है वो तमाम एबीपी न्यूज पर दर्शक को दिखाई जा रही है। हमारे संग बात करने के लिए लखनऊ के मशहूर नदवा मदरसे के बाहर तमाम जो मुस्लिम हैं वो मौजूद हैं, मदरसों से पढ़े हैं, मदरसों से जुड़े हुए हैं, इनके परिजन तमाम मदरसों में पढ़ रहे हैं और पढ़े जो लोग हैं, जो धर्म को जानने वाले, धर्म की तालीम लिए हुए लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। साहब, यूसीसी का जो ब्लूप्रिंट है, उत्तराखंड में सबसे पहले चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, एबीपी न्यूज़ पर वो तमाम पॉइंटर्स मैंने आपको बताए भी क्या क्या पॉइंटर्स है। क्या लगता है ज़िंदगी इससे सहूलियत भरी होगी, कुछ अंतर आएगा? बिल्कुल आने चाहिए सर अंतर। जिस तरह की सोच और जिस तरह का काम आप करने की सोच रहे हैं, ये सरकार लाने की सोच रही है और बराबर का हक दिलाने की सोच रही है समाज को। जिस तरह हमारे मुस्लिम समाज में कि हर चीज़ का एक बराबरी का हक है, उसी तरह का हक हमारे हिंदू समाज में भी होने चाहिए, ताकि किसी के दरमियान में ना इत्तेफाकी और ना बढ़े और सभी के दरमियान में मोहब्बत भाईचारगी रहे। और लोग देख के अपने अंदर भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिस तरह मुस्लिम समाज में सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है, शादी ब्याह को लेकर, हर चीज़ को लेकर, प्रॉपर्टी हुई या विरासत हुई, हर चीज़ को लेकर यूसीसी को बढ़िया मानते हैं, ये इम्प्लीमेंट बिल्कुल आनी चाहिए सर। इसको लेकर बड़ा विवाद भी होता है, आप लोग सुनते होंगे कई विषयों को लेकर, चाहे वो बहु विवाह की बात हो, कई सारी शादियों की बात हो, हलाला की बात हो, इनको रोकने की भी बात हो रही है। इन्हें कैसे देखते हैं? ये तो गलत है सर। जो हमारा कानून है, शरीयत का कानून है, और ये किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ कानून है। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए आज से 1400 साल पहले, उन्हीं का बनाया हुआ कानून है और कोई दुनिया को कोई कानून को बदल नहीं सकता। अगर हमारे यहाँ पे चार इस्लामिक देशों में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद है, कई इस्लामिक देशों में बहुविवाह पर और तमाम जो प्रथाएं हैं इस्लामिक, उन पर रोक लगी हुई है, आप कैसे देखते हैं उसे? लेकिन वो रोक लगी हुई है, वो उन्होंने क्यों लगाई है ये उसकी वजह वही जानते हैं, लेकिन रोक नहीं लगनी चाहिए। अगर जिस तरह नॉर्मल शादी होती है हमारे समाज में, तो इसी तरह शादी करने का दूसरों को भी हक है, ताकि जो बहन बेटियां हमारी बैठी हुई हैं, उनके रिश्ते नहीं हैं, विधवा हैं, तो उनको भी सहारा दी जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिंदगी पर क्या असर डालेगा? सर ये तो हमारे लिए ही अच्छा होगा और जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर होगा। जिस तरीके से हमारे बड़े भाई मौलाना ने जो अपना इंटरव्यू दिया है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एक तरीके से पे रोक लगेगी, आप कैसे देखते हैं, ये सही होगा गलत होगा? जो अभी ब्लूप्रिंट है उसमें हलाला पे रोक की बात कह रहे हैं। हलाला पे रोक नहीं लगना चाहिए, इसका मतलब है कि जो हलाल है तो वो हलाल ही जायज़ है। अब बताएं आप कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट को ये महंगाई के ऊपर में और ये जो आपसी में नाइत्तेफाकियाँ फैल रही हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सब लोग, उस पर ज़्यादा चर्चा करना चाहिए, ना कि लिबास पे क्या यूनिफॉर्म पे, कि यूनिफॉर्म किस तरीके से होना चाहिए, बल्कि महंगाई के ऊपर में चर्चा करनी चाहिए कि इतनी जो महंगाई हो चुकी है इसके ऊपर में कैसा रोक लगानी चाहिए और किस तरीके से आम जनता के साथ में वो महंगाई के साथ में अपने काम कर सकें। आप कैसे? ये देखिए आपने जो बयान सुना है बड़ा ही दिलचस्प बयान है जो आम जनता बोल रही है। जवाद साहब, ये जो आम जनता है वो तो उसका बयान कुछ और है, जो क़ियादत है आपकी उसका बयान कुछ और है। जो आपको क्या समस्या आ रही है? ये तो लोग ये लोग बड़े अवेयर लोग हैं, ये मुद्दे पे बात कर रहे हैं, अब आप बता रहे हैं कि समानता आएगी, अच्छा है, आपको क्या दिक्कत है? वो अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब कह रहे थे कि बात अगर चली है तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बहुत दूर तक ही ले जा रहा हूँ मैं, बहुत दूर तक ही ले जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गुजरात में काफी वर्षों से है, वहां नहीं ला पाए। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस वक्त थे, आज के प्रधानमंत्री जी वहां नहीं लेकर उसके बारे में पूरी बात मुकम्मल तो वहां ले आती मंजूर होता। अरे झूठ और छलावे की अभी झूठ और छलावे की पोल खोल देता हूं। आप ये बताइए मुझे, अब इनका भी सुन लीजिए ना, आप एक मिनट रुक जाइए ना, समय थोड़ा फिर
फिर लौट करके आऊंगा। एक मिनट रुकिए अनिला सिंह, मुझे एक बात बताइए। दो मेरा मुद्दा ये है कि ये जो लोग बार बार कह रहे हैं कि गुजरात में नहीं ले पाए, इसके पहले नहीं ले पाए, तो मतलब अगर पहले ले आए होते तो समर्थन कर देते, ऐसा कुछ नहीं। पहली बात तो ये, इन लोगों को कोई जानकारी नहीं होती, केवल चिल्लाते हैं। आर्टिकल 44 जाकर अच्छी तरीके से पढ़िएगा, घर जाकर अच्छी तरीके से पढ़िएगा। 44 अगर थोड़ी भी जानकारी होती तो इस प्रकार नहीं, मैं 44 की बात कर रही हूँ कि आपको कह रही हूँ पढ़कर आइएगा कि आपको नहीं, आप बता दें किस लिस्ट में आर्टिकल 44 कौन सी लिस्ट में, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि आर्टिकल 44 किस लिस्ट में है, जवाब साहब और मुफ्ती शमीम कासमी, आप तीनों के पास में आऊंगा। ये बहस बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई है और देखिए हमारे जो मेहमान हैं वो संविधान के आर्टिकल का हवाला देकर के इस पर बहस कर रहे हैं, ये और भी दिलचस्प है। तो समान नागरिक आचार संहिता पर देश में बड़ी बहस छिड़ी हुई है और इस बीच में हमारे साथ जुड़ गए किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी के राज्यसभा एमपी, और इनका मैं आपका परिचय इनसे यूं करा दूं कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने यूसीसी पर प्राइवेट मेंबर बिल जिन्होंने पेश किया था और उसको लेकर के बहुत बहस हुई थी। मीणा साहब, मैं अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूं, कल आपसे मेरी बात भी हुई थी और मुझे एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि आप तो भविष्यदर्शी निकले, आप तो भविष्य को जान लेते हैं। आपने तो दिसंबर 2022 में ये पेश कर दिया था जिसको लेकर के आज इतनी गुफ्तगू, इतनी बहस हो रही है। क्या सोच करके आपने बिल को पेश किया था? कुछ मालूम था क्या आपको कि 2023 में कुछ होने जा रहा है? मैं भविष्यदर्शी नहीं, दरअसल में ये हमारी विचारधारा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमारी आइडियोलॉजी जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से आज तक हमारी पार्टी की मंशा है, हमारी विचारधारा की मंशा है कि देश में यूसीसी आनी चाहिए। कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर और सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस दृष्टि से मैंने इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था और अब उचित समय आ गया है इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसको आर्टिकल 14 में इसको जिक्र किया था जी। और पहले के जस्टिस वाई चंद्रचूड़ हो, चाहे जस्टिस खरे हो, चाहे अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज हो, सबने इस पर जोर दिया है कि देश में समय आ गया है। बिल्कुल मीणा साहब, देखिए आप ये जो चीजें आप बता रहे हैं इसका इतिहास ये हम लोगों को जानकारी है कि अंबेडकर साहब ने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या कहा, के एम मुंशी ने क्या किया, लेकिन हम आपसे वर्तमान की बात पूछ रहे हैं कि आपने जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था तो आपकी क्या बीजेपी में लीडरशिप से बात हुई थी? क्या उन लोगों ने आपको इसके लिए आपको बैकअप किया था, आपको समर्थन दिया था कि हाँ आप ठीक काम कर रहे हैं? नहीं, ये बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, सभी धर्म और जातियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए पार्टी की अनुमति के बाद ही मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपने पार्टी की अनुमति लेकर के इंट्रोड्यूस किया था। तो अब ये बताइए कि आपने जब पार्टी की अनुमति लेकर इंट्रोड्यूस किया था, आपने एक बड़ी बात हमको बताई है, तो इसका जो आपने खाका रखा था, जो बातें आपने, मैंने आपका पूरा बिल पढ़ा है मीणा साहब, जो बातें आपने रखी थी उसके बारे में भी पार्टी से विचार विमर्श किया था कि देखिए मैं इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात करूंगा, मैं इसमें कहूंगा कि पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र में लागू हो। जो बातें उसमें लिखी थी, क्या वो किरोड़ी लाल मीणा का अपना शोध है या वो भी पार्टी से राय मशवरा करके आपने इस बिल में शामिल की थी? मेरा मानसिकता ऐसी ही है, मेरी विचारधारा के अनुकूल मैं काम करता हूं, लेकिन ये सारा जो पॉइंट्स आपने ये बिल देखा होगा, ये सब पार्टी से सलाह करके, कंसल्ट करके सारे फैक्ट इसमें डाले हैं ताकि राष्ट्र हित में एक तरह से ये कांग्रेस वाले या प्रतिपक्ष के लोग बार बार धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ये धर्मनिरपेक्षता का आधार स्तंभ बनेगा ये बिल अगर देश में लागू हो गया। ठीक है मीणा साहब, एक सवाल का जवाब और दीजिए। आपने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई। आपने पहली बात कहा कि पार्टी से अनुमति लेकर के आपने इस बिल को रखा था, आपने ये कहा कि इसके जो कंटेंट है उसके लिए भी विचार विमर्श किया था। मुझे एक बात ये भी समझा दीजिए कि आपके इस बिल पर जो वोटिंग हुई थी उसमें क्या नतीजा सामने आया था, कौन साथ थे कौन खिलाफ थे, जरा वो भी क्लियर कीजिए। देखो, विरोध में तो मात्र 32-33 थे उस समय जो प्रेजेंस थी राज्यसभा में, और पक्ष में 86 लोग थे, तो ये बहुमत से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो बहुमत से इंट्रोड्यूस हो गया था मीणा साहब। उसके बाद आगे आपने जो बिल पेश किया था, आप मुझे आगे का बताइए।
राज्यसभा में आप कह रहे हैं बहुमत से ये इंट्रोड्यूस हो गया था। आपका ये जो बिल है, इसकी आज की तारीख में क्या लीगल स्टैंडिंग है? क्या इस बिल पर आगे भी कुछ संभावनाएं हैं? ये जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, आप बता रहे हैं बहुमत से, इसमें संभावना ये क्या है? अब माननीय सभापति उपराष्ट्रपति जी इसका हाउस में डिस्कशन का तारीख तय करेंगे, वो लिस्ट होगा, तब इसमें सारे दल अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका जो प्राइवेट मेंबर बिल था, ये बिल आज भी जो है इसमें संभावना है, और इस बिल पर डिस्कशन होने के बाद तो क्या ये जो आपने बिल पेश किया और इसमें आपने कमेटी की बात की है कि नेशनल इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनेगी इस बिल के तहत, तो वही कमेटी यूसीसी का पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगी। तो आपको क्या लगता है, आपका ये जो बिल है, क्या यही बिल एक भूमिका बन सकता है कॉमन सिविल कोड की? लीगली ये बिल आज भी स्टैंड करता है, क्योंकि जब इंट्रोड्यूस हो गया तब ये डिबेट में आएगा, डिस्कशन में आएगा, ये पारित किया जाएगा, तो ये आधार बनेगा। हालांकि ये कोई बिल नहीं है, वैसा जो लागू होगा देश में वो बिल अलग से सरकार लाएगी, लोकसभा में भी राज्यसभा में, पर ये एक धारणा बनेगी देश के लोगों की संसद के जरिए कि ये बिल होना चाहिए, आना चाहिए देश में। एक व्यक्ति, एक धर्म का आदमी 2 शादी कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, दूसरा धर्म का नहीं कर सकता, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट ले आए और दूसरे स्वतंत्र हैं। तो देश में समानता आनी चाहिए, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन। साहब, एक आपसे मेरा आखिरी सवाल है, एक अंतिम सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने, जैसा मैंने भी यही कहा कि ये भूमिका की बात है कि ये भूमिका बन रहा है इस बिल से, ये बताइए कि ये जो बिल आपने पेश किया था दिसंबर 2022 में, 2024 में चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक्ट उसके पहले आकार ले लेता है तो चुनाव में फायदा होगा बीजेपी को? मैंने चुनाव की दृष्टि से नहीं है, ये देश की आवश्यकता है। ये मैंने लगा 2020 में दिया था, लेकिन इसका नंबर 2022 में आया, और मेरे को भरोसा है कि संसद में इस पर बहस होगी, और ये देश की आवश्यकता है, हमारी पार्टी का एजेंडा है, मोदी जी की चुनाव में फायदा होगा ना इसका? ये तो बताइए, क्लियर बताइए ना, चुनाव में पब्लिक सपोर्ट करेगी इस मुद्दे पर बीजेपी को? चुनाव की दृष्टि से नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो धर्मनिरपेक्ष। ठीक है मीणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल इस संदर्भ में इंट्रोड्यूस किया था, अपनी बातें कहते हुए और अहम बात कह रहे हैं कि बीजेपी से कंसल्ट करके ये बिल इंट्रोड्यूस किया था। प्रणय, और इस पूरे मामले के ऊपर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे इस चीज को लेकर है, प्राइवेट मेंबर बिल क्यों? अभी तक का इतिहास बताता है कि प्राइवेट मेंबर बिल, महज 14 प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक कानून में तब्दील हुए हैं। अगर बीजेपी से कंसल्ट करके ही, पार्टी लीडरशिप से कंसल्ट करने के बाद ये तमाम प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, तो सीधे सीधे बिल ला सकते थे। कानून मंत्रालय बीजेपी के पास है, सरकार है, सीधे सीधे बिल क्यों नहीं लाया गया? ये देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सांसद है, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई भी इस प्रकार, हमारे ये बहुत ही अनुशासित राजनीतिक दल है, कोई भी इस प्रकार का कदम उठाया जाता है तो पार्टी के अंदर उसका अप्रूवल लिया जाता है, वो इन्होंने किया। बाकी तो देखिए, हम जानते हैं कि लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, सबके इनपुट्स मांग रहे हैं। जो उत्तराखंड का विषय भी लेकर आए थे, उत्तराखंड में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाखों इनपुट आए थे, उसके बाद जो एक खाका तैयार किया गया है, उसी प्रकार से 21 में भी हुआ था और अभी 23 में भी लॉ कमीशन जो है सबके इनपुट्स चाह रही है, उसके बाद जो है प्रॉपर्ली डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में। उनसे भी बात कर लेते हैं। दुष्यंत जी, आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि ये जो मामला आप अभी देख रहे हैं, जिसपे इतनी बहस हो रही है, अल्टीमेटली इसको पार्लियामेंट में आना है, जिस तरह की बातें चल रही हैं, वहां पर जब आएगा तो आपको वहां की तस्वीर क्या दिखाई पड़ती है? इसके समर्थन में कौन होगा और कौन इसके खिलाफ होगा? आप कहां खड़े होंगे, ये जरा स्पष्ट कर दिए, क्योंकि अब तो पब्लिक देख रही है कि ना ये मामला जो है किस ओर जा रहा है। देखिए, समाज में परिवर्तन जो है वो निरंतर है, होता रहता है। संविधान में भी संशोधन हुए जी, तो इसी प्रकार से अगर कोई सकारात्मक परिवर्तन के लिए सरकार कुछ लेके आती है तो मुझे लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं होगा। लेकिन ये जो समय है और जिस प्रकार से कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद में सरकार जल्दबाजी में लेके आ रही है, और जो बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या ये वोट बैंक के रूप में फ़ायदा देगा, चुनाव में फ़ायदा देगा,
मतलब कोई कानून आज भारत में इसलिए बनाया जा रहा है कि भाई वो चुनाव में फायदा देगा या ना देगा, या ये 140 करोड़ का देश है, ये महान कंट्री है, हमें इसको आगे बढ़ाना है, नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है, लोगों के जीवन स्तर को बदलना है। अगर कोई सकारात्मक सोच के साथ में जनता के भले के लिए किया जा रहा है तो प्रदूषण जी, क्या आप खुल करके, क्या आप जो अभी यहाँ बातें कह रहे हैं, थोड़ा सा आप घुमा के बातें कर रहे हैं, क्या आप खुल करके ये कह पाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए हमको? क्या आप नेशनल टेलीविजन चैनल पे ये कह पाएंगे? आप देखिए, जेंडर इक्वेलिटी की बात है, अगर महिलाओं को समान अधिकार मिलता है तो मुझे लगता है कि किसी सांसद को उसमें क्या दिक्कत हो। बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। ये मुफ्ती शमीम कासमी, देखिए अब ये जो बात संदेशन नागर साहब जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जेंडर इक्वलिटी की बात होनी चाहिए। सही है जवाद साहब, मेरा सवाल इस चीज को लेकर, आपने अभी तक इस चीज का सीधा जवाब नहीं दिया कि अगर समान नागरिक संहिता होती है तो समान नागरिक संहिता में यानी जो बेहतर होती है, अधिकार आगे मिलते हैं, बढ़ते हैं, तो उसमें विरोध क्यों है? इसको आप धार्मिक आस्था और विश्वास से क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल सीधा सा और छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए क्या है, एक राहत इंदौरी साहब का शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये जो है ना, आज भारतीय जनता पार्टी जो इख्तिदार में बैठी हुई है, दो उदाहरण के तौर पे आपको समझा देता हूं। एक देश एक विधान एक संविधान की ही बात हो रही है ना साहब, कोई और दूसरी बात तो नहीं हो रही जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। बाकी एक्सपर्ट लोग समझाएंगे। गुजरात में इनकी सरकार डबल इंजन की सरकार, उसके बाद मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, उसके बाद उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार लेकर के आ रहे हैं साहब उत्तराखंड में। गुजरात में इतने साल क्या कर रहे थे? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, एक देश एक विधान एक संविधान। उसके बाद आप गुजरात के अंदर जो है वो ड्राई स्टेट है, ठीक है, लेकिन वही डबल इंजन की सरकार में लीकर जो है वो जायज है। कहा का एक देश एक विधान एक संविधान, तो सबके लिए बात करी। अब आप करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, साहब उस पर सुन लीजिए। यही जब रजिस्ट्री होती है तो महिलाओं के ऊपर जो है वो 1% की रिबेट मिलती है, पुरुषों के साथ जो है वो ज्यादा होती है। तो कहां से हो गया एक देश एक विधान एक संविधान? कहां से हो गया? एक मिनट रुकिए, आप वही बात हो रही ना, आप सारी बातों पर बोल रहे हैं, दुनिया की बातें बोल रहे हैं। मुफ्ती कासमी साहब एक मिनट रुकिएगा, कासमी साहब एक मिनट रुक जाइए। कासमी साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि यही तो समझ में नहीं आ रहा है, सारे मुद्दों पर बोल रहे हैं, गुजरात से लेकर के अमेरिका, कांगो, कनाडा तक, लेकिन यूसीसी पर बात नहीं कर रहे हैं। ये मसला क्या है? मैं कहता हूं जैसे अगर समाज में वाकई नकारात्मकता खत्म होती है और सकारात्मकता आती है और सरकार कोई अच्छा काम लेकर कर रही है, मैं इस पे यूसीसी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि पहले नंबर की बात तो ये है कि मैं मुसलमानों से ख़ास तौर से अपील करना चाहूँगा, उन उलमा से जो तरक्की पसंद हैं और अपने जहन को खुला हुआ रखते हैं। पहले तो ये बताइए कि हलाला जो आज प्रचलित हुआ इन नाअहलों की बिना पर जो ये टीवी चैनलों पे जाके बैठते थे, हलाला का कंसेप्ट क्या है? ये बिल्कुल नहीं है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मंसूब करते हैं। नंबर 2, तलाक का मसला था, वो बिल्कुल जो है रसूल पाक से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। अगर गवर्नमेंट ने लाकर के उसके ऊपर पाबंदी लगाई और ये लोग उस बिदात को, गलत काम को करने से रुके हैं, तो अगर आज यूसीसी के जरिए से एक देश के अंदर अगर अच्छा मैसेज जाता है, हमारी एकता और अखंडता मजबूत होती है, तो इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। अरे भाई बात करी तो तुम ये कह रहे थे बीच में नहीं। अरे सुन लो पहले, हलाला की और उसकी बात करके तुम्हें क्या बोलने का इख्तियार है? देखिए यही एबीपी न्यूज की कोशिश थी कि इस मामले के ऊपर चर्चा हो, इसके तमाम मुद्दों, तमाम पहलुओं के ऊपर हम बात कर सके। तमाम जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया।